अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9th न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, उसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन? माहौलियाती तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? आंसर ये लिखें, आउटस्टैंडिंग आंसर है, यहाँ से लिखें द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, माहौलियाती तालीम का मकसद इज़ टू एनलाइटन, रोशनास करवाना है, द पीपल लोगों को, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे द स्टूडेंट्स तलबा को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की अहमियत के बारे में। भाई माहौलियाती तालीम का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों ख़ास तौर पर तलबा को हमारे माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत की अहमियत के बारे में रोशनास करवाना है। मतलब ये है कि माहौलियाती तालीम का जो बुनियादी मकसद है वो लोगों को माहौलियाती मसाइल जैसे आलूदगी, जंगलात की कटाई, इसके बारे में आगाह करना है। ये लोगों को ये सिखाती है कि वो फितरत की हिफाजत कैसे करें, पानी और जंगलात जैसे कुदरती वसाइल को कैसे बचाएं और माहौल को साफ सुथरा कैसे रखें। ये लोगों में जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा करती है ताकि वो बेहतर और सेहतमंद माहौल के लिए मुस्बत इक़दामात कर सकें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इज पार्टिकुलेट मैटर? पार्टिकुलेट मैटर को बेटा पी एम भी लिख सकते हैं, पी कैपिटल एम कैपिटल, रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब पार्टिकुलेट मैटर मतलब कि जो डस्ट हो गई या स्मोक, ये जो है इनको क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट मैटर, ज़राती मादे। वो कहते हैं फिजा में पार्टिकुलेट मैटर किस तरह खारिज होते हैं। तो स्टैंडर्ड आंसर यहाँ से लिखें, आउटस्टैंडिंग आंसर भी है इसका, तो वो बेशक जो मर्जी आप लिखें, आपको इंशाल्लाह मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। तो यहाँ से लिखें जी, पार्टिकुलेट मैटर इंटर्स द एयर थ्रू व्हीकल एग्जॉस्ट, ज़राती मादे, गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्री प्रोसेसेस, सनती सरगर्मियों, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल के जलने, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क और तामीराती कामों के जरिए खारिज होता है। पार्टिकुलेट मैटर छोटे छोटे ज़रात, डस्ट, स्मोक होते हैं जो हवा में मिक्स हो जाते हैं। जब गाड़ियां पेट्रोल या डीजल जलाती हैं तो धुआं निकलता है जिसमें ये ज़रात मौजूद होते हैं। फैक्ट्रीज भी केमिकल्स प्रोसेसेस के दौरान स्मोक रिलीज करते हैं। इसी तरह जब कोल या ऑयल जलाया जाए और जब बिल्डिंग बनाई जाती हैं तो मिट्टी और गर्द हवा में फैल जाते हैं। बेटा ये सब मिलकर हवा को पोल्यूटेड कर देते हैं, मतलब आलूदा कर देते हैं और सांस का मर्ज पैदा कर सकते हैं। अब आउटस्टैंडिंग आंसर इसका यहाँ से लिखें, particulate matter is released into the atmosphere through both natural and human activities. ज़राती मादे पीएम फिजा में कुदरती, नेचुरल कुदरती और इंसानी सरगर्मियों दोनों के जरिए खारिज होते हैं। नंबर 1 नेचुरल सोर्सेज देखते हैं जी। वॉल्केनिक एरप्शन, आतिश फिशां फटना, आतिश फिशां के फटने से रिलीज ऐश एंड डस्ट पार्टिकल्स, राख और धूल के ज़रात खारिज होते हैं। नंबर 2 नेचुरल सोर्सेज क्या हैं जी? सी स्प्रे, समुद्री छींटें, ओशियन वेव्स क्रिएट साल्ट पार्टिकल्स, समुद्र की लहरें नमक की ज़रात पैदा करती हैं। अब इसमें एक और भी आ सकता है, जैसे रेगिस्तानी तूफान, ये हवा, मिट्टी और रेत को हवा में उठाती हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। दो दो लिखें बहुत है, नेचुरल सोर्सेज 2 और ह्यूमन सोर्सेज में आप लोग यहाँ से लिखें, ह्यूमन सोर्सेज में नंबर 1 लिखें, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल जलाना, कंबस्शन फ्रॉम व्हीकल्स,
पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस प्रोड्यूस पीएम मतलब पार्टिकुलेट मैटर। भाई गाड़ियों, बिजली घरों और सनती अमल से ज़राअत पैदा होती हैं। नंबर 2 हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, घरेलू सरगर्मियाँ, वुड बर्निंग लकड़ी जलाना, हीटिंग एंड कुकिंग हरारत फराहम करना और खाना पकाना। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज मोर पॉइजनस, कौन सी गैस ज़्यादा जहरीली है, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो स्टैंडर्ड आंसर यहां से लिखें बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सिंगल ओ है तो मोनो कहते हैं, डबल ओ होता तो डाई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा नुकसानदेह है, बिकॉज इट अटैच टू हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से इन द ब्लड सेल, क्योंकि ये खून के हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, एंड डिक्रीजेज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, और जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक डेंजरस गैस है जो फ्यूल के अधूरे जलने से बनती है। बेटा ये ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मजबूती से जाके अटैच हो जाती है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाना। जब CO अटैच हो जाए तो ऑक्सीजन की जगह ये ले लेगी, और जब ये ऑक्सीजन की जगह ले लेगी तो इंसान का दम घुटने लगेगा, ऑक्सीजन उसको प्रॉपर जो है वो नहीं मिलेगी और मौत भी हो सकती है। इसलिए CO2 से ज़्यादा पॉइजनस है। अब हम देखते हैं बेटा कार्बन, इसका आउटस्टैंडिंग आंसर, इसी क्वेश्चन का आउटस्टैंडिंग आंसर यहां से, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल बिकॉज इट अटैच टू हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि ये खून के अंदर हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाती है, एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द बॉडी, और ऑक्सीजन को जिस्म तक पहुंचने से रोकती है, विच में कॉज सफोकेशन और डेथ, जिससे दम घुटने लगता है और डेथ और मौत हो सकती है। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हाउ डज एसिड रेन इफेक्ट फॉरेस्ट, तेजाबी बारिश जंगलात को किस तरह मुतासिर करती है। इसका आंसर बेटा स्टैंडर्ड आंसर भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग जो मर्जी आपका दिल करे वो लिखें, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। एसिड रेन हार्म्स द लीव्स ऑफ ट्रीज, एसिड रेन दरख्तों के पत्तों को नुकसान पहुंचाती है, वीकन्स देयर रूट्स उनकी जड़ों को कमजोर करती है, एंड मेक्स द सॉइल एसिडिक और मिट्टी को तेजाबी बना देती है। एसिड रेन विच डिस्टर्ब्स प्लांट ग्रोथ, जिससे पौधों की नशोनुमा मुतासिर होती है। बेटा एसिड रेन उस वक्त बनती है जब फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाली गैसेस SO2 NO2 पानी के साथ मिल जाए। जब बारिश होगी तो दरख्तों के पत्ते जो हैं वो जल जाएंगे जब एसिड रेन होगी बेटा, या फिर वो जर्द पड़ जाते हैं। मिट्टी की फर्टिलिटी जो है जरखेज़ी वो कम हो जाती है और रूट्स न्यूट्रिएंट्स से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इससे फिर जो जंगलात हैं, जो जंगल हैं, दरख्त वो कमज़ोर हो जाते हैं और पौधे मर भी सकते हैं। आप इसी का आंसर आउटस्टैंडिंग आंसर भी आप लिखना चाहें तो ये लिखें बेटा यहाँ से, एसिड रेन हार्म्स फॉरेस्ट बिकॉज प्लांट कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक सॉइल। तेजाबी बारिश जंगलात को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि पौधे तेजाबी मिट्टी में जिंदा नहीं रह सकते। इट डैमेज लीव्स, ये पत्तों, स्टेम, तनों और रूट्स को नुकसान पहुंचाती है। व्हेन ट्रीज डाई, जब दरख्त खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, द सॉइल ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स वाशेस अवे, जब दरख्त मर जाते हैं तो पहाड़ों और जो रेतली मिट्टी है वो बह जाती है, वहां से वाशेस अवे बह जाती है। देखें बच्चे, वहां पे जब दरख्त मर जाएंगे तो फिर उनकी जड़ें उस मिट्टी को मजबूती से नहीं पकड़ सकती, तो फिर जब बारिश होगी तो वहां से वो जो मिट्टी है वो वहां से बारिश
बहा के ले जाएगी। जब वहां से मिट्टी ही बारिश ले गई तो फिर उस जगह पे नए पौधे नहीं उग सकते। तो प्रिवेंटिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे नए पौधे उगने से रह जाते हैं। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसल फ्यूल बिकम्स डेंजरस। फॉसल फ्यूल में मौजूद सल्फर किस तरह खतरनाक बन जाता है। तो बेटा इसका स्टैंडर्ड आंसर यहां से लिखें, व्हेन फॉसल फ्यूल्स आर बर्न्ड, जब फॉसल फ्यूल जलाए जाते हैं, सल्फर इज एमिटेड एज सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड की शक्ल में खारिज होता है, विच मे लीड टू एसिड रेन एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, जो तेजाबी बारिश और सांस के मसाइल पैदा कर सकता है। बेटा कोल और ऑयल में सल्फर मौजूद होता है, जब इन्हें जलाया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये गैस हवा में पानी के साथ मिलकर एसिड रेन बनाती है। जैसे ये SO2 मिलेंगे पानी के साथ तो बन जाएगा H2SO4, और वो जो H2SO4 है अब वो बारिश को क्या बना देगा, एसिडिक। तो इसके अलावा ये गैस इंसान के लिए एक मर्ज पैदा कर सकता है, अस्थमा, दमे का। तो इसलिए सल्फर जो है वो इन्वायरमेंट और हेल्थ दोनों के लिए डेंजरस है। तो इसका आंसर, अब आउटस्टैंडिंग आंसर यहां से लिखें, इसी क्वेश्चन का आंसर यहां से लिखें जी, व्हेन फॉसल फ्यूल्स आर बर्न्ड, जब फॉसल फ्यूल जलाए जाते हैं, सल्फर रिलीजेस गैसेस सच एज SO2 एंड SO3, तो सल्फर SO2 और SO3 जैसी गैसेस खारिज करता है। अब दीज गैसेस, यही गैसेस रिएक्ट विद वाटर वेपर्स, यही गैसेस पानी के बुखरात से मिलकर इन द एयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, विच लीड्स टू एसिड रेन, जो तेजाबी बारिश का सबब बनती हैं। इसमें इक्वेशन लिख लें तो बेटा बेहतर है, सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा तो क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ अटैच होकर क्या बना रहा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से बारिश क्या हो रही है, एसिडिक। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के जिम्मेदार कोई 3 बड़े जराए के नाम बताएं जी। ये आंसर लिखें, आउटस्टैंडिंग आंसर है और स्टैंडर्ड ये आंसर लिखें जी। द मेजर सोर्सेज आर, नंबर 1 है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल का जलना। नंबर 2 है एग्रीकल्चर, ज़राअत, CH4 मतलब मीथेन फ्रॉम लाइव स्टॉक, मवेशियों से मीथेन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात का कटाव, लेस CO2 एब्जॉर्प्शन। अब देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होता है बच्चों जब कुछ गैसेस जैसे CO2 और CH4 ज्यादा हो जाएं। ये जो गैसेस हैं ये हीट को अर्थ के अंदर ज्यादा रोक लेती हैं। फॉसल फ्यूल जलाने से, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, फॉसल फ्यूल के जलाने से CO2 बढ़ जाएगा। अब जानवरों से मीथेन गैस निकलती है जो हीट को ट्रैप करती है। डिफॉरेस्टेशन से, जंगलात के कटाव से CO2 एब्जॉर्ब कम होगी, तो इन सब वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है जी, हाउ इज जियोथर्मल एनर्जी यूजफुल फॉर अस। जियोथर्मल एनर्जी हमारे लिए कैसे मुफीद है। तो इसका आंसर यहां से लिखें, जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड to generate electricity and provide heating by using heat from inside the earth। जियोथर्मल एनर्जी ज़मीन के अंदर मौजूद हरारत इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने और गर्मी मतलब हीट फ्रॉम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसी का आंसर, आउटस्टैंडिंग आंसर यहां से लिखें, Geothermal energy is a renewable form of energy used to provide heat in home heating system। जियोथर्मल एनर्जी की काबिल तजदीद मतलब रिन्यूएबल फॉर्म है
जो घरेलू हरारती निज़ाम में हरारत मतलब हीट फ्रॉम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ वैल्यूएबल, ये अहम है, बिकॉज इट गिव्स एफिशिएंट एनर्जी विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। ये माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर मौसर तवानाई मुहैया करती है। अब इस आउटस्टैंडिंग आंसर में एक एक पॉइंट को समझें बेटा कि यहाँ लिखा हुआ है रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी ज़मीन के अंदर मौजूद हीट से हासिल की जाती है बेटा, जो रेडियो एक्टिव डीके और ज़मीन की बुनियादी गर्मी की वजह से हमेशा पैदा होती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये रिन्यूएबल है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज टू प्रोवाइड हीट इन होम हीटिंग सिस्टम। इस जियोथर्मल हीट पंप या ग्राउंड सोर्स हीट पंप्स भी कहते हैं इसे। ये ज़मीन के निचले हिस्से में पाइप डालकर गर्मी को घर में लाते हैं, जो सर्दियों में घर गर्म रख सकते हैं। इट गिव्स एफिशिएंट एनर्जी, ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट है, मतलब ये फ्यूल जलाने की बजाय ज़मीन की हीट को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए ये 3 से 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होता है हीटिंग सिस्टम के मुकाबले में। विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, जियोथर्मल हीटिंग सिस्टम घर पर कोई चीज़ नहीं जलाते, इसलिए इसमें कोई हार्मफुल गैसेस पैदा नहीं होती और ये इस वजह से ये पोल्यूशन फ्री होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।